तक इंटरनल लंग का स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि लंग्स बाहर से किस तरीके से हमें दिखाई देता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। We have two lungs which are covered by double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces the friction on the lung surface. The outer pleura membrane or the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleura membrane is in contact with the lung surface. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डायग्रामेटिकली समझें तो ज़्यादा क्लियर होगी ये वाली चीज। तो यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकाई बनाता है, और यहाँ पे दो लंग्स डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी में कितने लंग्स प्रेजेंट हैं? 2 लंग्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के हम आउटर और इनर सरफेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि लंग्स हमें बाहर से किस प्रकार से दिख रहे हैं और अंदर से जो लंग्स हैं वो हमें किस तरीके के दिख रहे हैं। सो हियर सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर जो लंग की मेम्ब्रेन है उनकी। तो जो लंग्स हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है और लंग की मेम्ब्रेन यानी कि लंग की कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा, यानी कि द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज नोन एज प्लूरा। तो यहाँ पे 2 कवरिंग हम बना लेते हैं, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। दिस आउटर मेम्ब्रेन और दिस आउटर प्लूरा इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। बाहर वाली ये जो पैराइटल प्लूरा है ये किसके कांटेक्ट में है? थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में, यानी कि थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में है। वहीं जब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको? विसरल प्लूरा। ये जो विसरल प्लूरा है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? लंग सरफेस के साथ एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद द लंग सरफेस। अब यहाँ पे दोनों जो लेयर्स हैं, यानी कि जो दोनों मेम्ब्रेन्स है, ये चिपकी हुई नहीं है, ये सेपरेटेड है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इन दोनों के बीच में भरा होता है एक फ्लूइड। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, और जो जगह होती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। सो दिस फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और जहां पे प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जहां पे प्लूरल फ्लूइड भरा होता है वो जगह, खाली जगह, दैट इज द कैविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। दिस इज प्लूरल कैविटी। अब यहाँ पे ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। साथ साथ में जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो दोनों मेम्ब्रेन्स को, यानी कि दोनों प्लूरास को एक साथ रखता है।
क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो पैरेलली लंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और उसमें मदद करती हैं ये मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि लंग की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं या लंग किससे कवर्ड है। अब यहाँ पे जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स हमारी बॉडी में दो हैं, लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। जो हमारा राइट लंग है वो कंपैरेटिवली लेफ्ट लंग से बड़ा है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट लंग है यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट, और हार्ट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच होने की वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है वो कंपैरेटिवली राइट लंग से छोटा हो जाता है, फ्यू ग्राम्स। अब यहाँ पे बाहर से देखने पे जब हमारे लंग्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे राइट लंग में तो हमें 3 हिस्से दिखाई देते हैं। राइट लंग में हमें 3 हिस्से यानी कि 3 लोब्स दिखाई देते हैं, वहीं लेफ्ट लंग में हमें 2 ही लोब्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट लंग है उसमें सुपीरियर लोब, ये वाला भी सुपीरियर लोब लेफ्ट लंग का, सुपीरियर यानी कि बड़ा हिस्सा, बड़ा पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है बीच में, किसमें, राइट लंग में, मिडिल लोब। एंड ये वाला जो पार्ट है दैट इज इंफीरियर लोब और लोअर लोब। यहाँ पे ये वाला भी कौन सा है, इंफीरियर लोब। और यहाँ पे इनको डिवाइड करने वाला कौन है, तो यहाँ पे इन लोब्स को बनाने वाले होते हैं फिशर। तो ये जो फिशर है इसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर, एंड इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल फिशर के होने की वजह से और ऑब्लिक के होने की वजह से जो राइट लंग है उसमें 3 हिस्से, और केवल यहाँ पे ऑब्लिक फिशर होने की वजह से लेफ्ट लंग के केवल 2 हिस्से यानी कि 2 पार्ट्स। तो ये सारी बातें हो गई हमारे लंग्स की। एक्सटर्नली हमने लंग्स को यहाँ पे पढ़ लिया है। इंटरनली हमने लंग्स को पढ़ लिया था जब हमने ट्रैकिया का डिवीजन पढ़ा था कि ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकस बनाता है, ब्रोंकस ब्रोंकियोस बनाते हैं और अल्टीमेटली वो पहुंच जाते हैं एल्वियोलाइज तक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है लंग्स का इंटरनल और एक्सटर्नल हिस्सा। अब यहाँ पे लंग्स 2 तरीके के जोन्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की सहायता से 2 प्रकार के जोन्स बनते हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंडक्टिंग जोन क्या होता है और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। सो हियर द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो थोड़ा सा लिखते चले जाएं यहाँ पे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी कि पार्ट जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or the exchange part of the respiratory system। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाना ज़रूरी है कि कंडक्टिंग जोन कहाँ पे बन रहा है। एयर का पैसेज समझें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर आती है नेजल चैम्बर्स में। नेजल चैम्बर्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेजल चैम्बर से एयर जाती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स में, यानी कि जैसे छेद बाहर की तरफ प्रेजेंट है वैसे ही छेद इंटरनली भी प्रेजेंट है। इंटरनल नॉस्ट्रल में एक्सटेंड हो गए। इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन इनटू नेज़ोफैरिंक्स, यानी कि जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं वो कहाँ पे ओपन होंगे, नेज़ोफैरिंक्स, जो कि किसका हिस्सा है, फैरिंक्स का। सो हियर द नेज़ोफैरिंक्स ओपन इनटू
pharynx. pharynx open into larynx. pharynx किस में ओपन होता है? larynx में. larynx किस में ओपन होता है? larynx open into trachea. larynx ओपन होता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे, और सबसे पहले बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई. क्या बनाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी ब्रोंकाई से बनते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होके बनाता है टर्शरी ब्रोंकाई. क्या बन जाते हैं यहाँ पे? टर्शरी ब्रोंकाई. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एयर आ रही है या जा रही है, जो भी हम कहें. टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स. ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो ब्रोंकियोल्स के भी अलग अलग पार्ट हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल किसकी? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स की. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे आ गए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. तो यहाँ तक का जो रास्ता है वो कहलाता है कंडक्टिंग जोन. यहाँ तक का जो रास्ता है वो कहलाता है कंडक्टिंग जोन, यानी कि एयर को लाने का काम कर रहा है. एयर कंडक्ट हो रही है, यानी कि एयर आ रही है, जा रही है, कंडक्शन हो रहा है एयर का. अब यहाँ पे ब्रोंकियोल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. अब डिफरेंट टाइप्स के ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में एक्सटेंड हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे एक्सटेंड हो जाते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में. अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं ये ओपन होंगे एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट ओपन होंगी एल्वियोलाई में. क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले? हमने टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे, बट यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. तो जब हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक की बात करते हैं तो ये बन जाता है कौन सा जोन? कंडक्टिंग जोन. कौन सा जोन बनता है? कंडक्टिंग जोन, यानी कि एयर को कंडक्ट करने का काम कर रहा है. और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलाई तक कहलाता है एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि जहां से एग्जैक्टली एयर का एक्सचेंज होगा वो वाला जोन. तो यहाँ पे दो जोन्स बनते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडक्टिंग जोन एयर को लेके आ रहा है और ब्रोंकियोल्स तक दे रहा है. ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक, यानी कि बाहर की जो एयर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ब्रोंकियोल्स तक आई, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई तक गई. तो जोन्स अलग अलग हो जाते हैं, और जहां पे एक्सचेंज हो रहा है वो जोन कहलाता है एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, यानी कि एयर का आने का रास्ता है यही है, और अगर इसको रिवर्स कर दें तो एयर का जाने का रास्ता भी यही बनेगा. नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं. constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or the exchange part of the respiratory system. ये चीजें हमने पूरी डायग्रामेटिकली समझ ली हैं. The conducting part transport the atmospheric air. जो conducting part है वो atmospheric air को transport कर रहा है to the alveoli. अब ट्रांसपोर्ट करते करते और क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है फॉरेन पार्टिकल्स को. नाक भी कर रही थी, ट्रैकिया भी कर रहा था. इट क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर
टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके टेम्परेचर के हिसाब से एयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। अगर आने वाली एयर गर्म है तो ठंडा, और ठंडी है तो गर्म कर रहे हैं। सो इट ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, कंपैटिबिलिटी लेके आ रहे हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। जो एक्सचेंज पार्ट था, जो एल्वियोलाई वाला पार्ट था, वो एग्जैक्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करने में मदद कर रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। यानी कि एयर को लाने तक का जो काम था वो कंडक्टिंग जोन का था, बट एयर में से ऑक्सीजन का सिलेक्शन करने का काम और CO2 को भेजने का काम रेस्पिरेटरी जोन का था। ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ये डायग्राम आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एपिग्लॉटिस से। जो छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, दिस इज एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप है जो कि ट्रैकिया को या लैरिंग्स को कवर करता है जब हम खाना स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं उस वक्त। एपिग्लॉटिस के साथ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स एक्सेट्रा। ट्रैकिया कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सी शेप्ड रिंग्स हैं। अब यहाँ पे जब एयर आती है और एयर जाती है तो यहाँ पे कंडक्शन पार्ट बनता है, ये कोलैप्स नहीं होता। फिफ्थ थोरैसिस वर्टिब्री पे जाके ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रोंकाई में, या इसको ब्रोंकस भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रोंकस हैं वो ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, ये ब्रोंकियोल्स बन गए, और ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई में जाके एंड हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे एल्वियोलाइज जो हैं वो लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। इसके साथ साथ एक मस्कुलर प्लेट भी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। दैट इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो वहां पे हम डायफ्राम का फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। लंग्स के बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे दो है तो यहाँ पे वर्ड आ गया है प्लूरल मेम्ब्रेन्स। दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे रिब्स दिखाई गई हैं क्योंकि रिब केज में ही हमारे जो लंग्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पर्टिकुलर लंग्स से रिलेटेड। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिस चैम्बर। जो हमारे लंग्स हैं वो थोरैसिस चैम्बर में सिचुएटेड हैं, एंड दैट इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ये एनाटॉमिकली क्या है? एक एयर टाइट चैम्बर है। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. यानी कि thoracic cavity में थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो वो किस में रिफ्लेक्ट करेगा? लंग के वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट करेगा। Such an arrangement is essential for breathing. ये जो अरेंजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के लिए। We cannot directly alter the pulmonary volume. हम पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते। अब इस पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा जो लंग है वो किस तरीके से थोरैसिस चैम्बर में बंद है। जब हम थोरैसिस चैम्बर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आती है सेंटर में प्रेजेंट बोन, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, और स्टर्नम से एसोसिएटेड होती हैं हमारी रिब्स। इस तरीके से स्टर्नम से क्या एसोसिएटेड होती हैं? रिब्स एसोसिएटेड होती हैं या रिब्स निकलती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये तो हो गया इसका आगे वाला पार्ट। अब ये जो रिब्स हैं ये पीछे तक जाती हैं और पीछे ये अटैच हो जाती हैं एक और स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल
कॉलम। क्लियर? यानी कि आगे से पीछे की तरफ एक पूरा पिंजरा बन जाता है। आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम या जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि वेंट्रल पोजीशन पे क्या क्या है। वेंट्रल पोजीशन पे यानी कि वेंट्रली जो लंग्स है वो किससे घिरे हुए हैं? वेंट्रली ये घिरे हैं स्टर्नम से एंड रिब्स से। यानी कि वेंट्रली आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम और रिब्स। इसके साथ साथ डॉर्सल पीछे की तरफ। तो डॉर्सल साइड पे यानी कि पीछे की तरफ आ जाती है बैकबोन, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, और साथ में आ जाती हैं रिब्स। पीछे तक रिब्स जाती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, तो पूरा एक केज बनाती हैं। लैटरल साइड पे यानी कि साइड में दोनों तरफ रिब्स ही प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर केज बन रहा है तो इस तरफ भी रिब्स हैं और इस तरफ भी रिब्स हैं। तो ये तो बात हो गई कौन से पार्ट की? वेंट्रल और डॉर्सल की, यानी कि आगे और पीछे की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ऊपर और नीचे की। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे को समझने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर और चाहिए। तो यहाँ पे नीचे है डायफ्राम और यहाँ पे है बोन, कॉलर बोन्स, ये वाली बोन। तो यहाँ पे जो ये मस्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे लोकेटेड है? किस लोकेशन पे लोकेटेड है? पोस्टीरियर। तो यहाँ पे पोस्टीरियर पे कौन प्रेजेंट है? डायफ्राम। और एंटीरियर पे क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर पे प्रेजेंट है क्लैविकल बोन। तो ये क्लैविकल बोन कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियर। पोस्टीरियर पे डायफ्राम, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम पूरा रिब केज बना रही है। तो इस तरीके से हमारे लंग्स पूरे एयर टाइट चैम्बर में बंद हैं। अब ये इतना जबरदस्त पूरा का पूरा सेटअप है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हमारा लंग का वॉल्यूम भी बदलता है। मान लीजिए ये जो डायफ्राम है ये पंचर हो जाते हैं एक्सीडेंट से, रिब्स डायफ्राम में अंदर घुस जाती हैं एक्सीडेंट के कारण, तो ये तुरंत क्या होगा? डायफ्राम पंचर हो जाएगा और सडन डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक एनाटॉमिकल सेटअप है जिसका वॉल्यूम या प्रेशर मेंटेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है कि हम हमारे लंग के वॉल्यूम को यानी कि लंग के प्रेशर को, वॉल्यूम्स को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम टेम्परेरीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं डायफ्राम की सहायता से। यानी कि हम टेम्परेरीली अपने सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायफ्राम है ये एक स्केलेटल मसल है और इसी की सहायता से हम बोल पाते हैं, गाना गा पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो पूरा का पूरा एनाटॉमिकल सेटअप भी डिस्टर्ब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायफ्राम है ये एक स्केलेटल मसल है, यानी कि एक वॉलेंट्री मसल है, बट ये इनवॉलेंटरीली कंट्रोल होती है। हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते या रोक नहीं सकते। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन बन रहे हैं, जो एयर टाइट एयर चैम्बर है वो किस तरीके से लंग वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में मदद करता है, और साथ साथ में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर।